हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं अभी हमारा सीटेट जो एग्ज़ाम चल रहा है और हमारा जो लेवल 2 है उसके एसएसटी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जो भूगोल की पुस्तक से मैंने निकाले हैं, जो हमारी एनसीईआरटी बेस्ड ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो हमें पता है कि अभी हमारा इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अभी अपनी एनसीईआरटी बुक्स को दोबारा लेकर बैठे या फिर उनका रिवीजन करने बैठे, क्योंकि हमें एक क्विक रिवीजन चाहिए और क्विक रिवीजन के लिए हमें प्रश्न चाहिए होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने हमारी भूगोल की कक्षा 6 से पृथ्वी हमारा आवास जो पुस्तक है उसमें से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाले हैं। उसके ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर से। तो ऐसे ही अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे तो मैं अपने अगले वाले इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगी। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसका वो चक्र होता है वो क्या कहलाएगा? उसका घूमना, उसकी गति को क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था पृथ्वी की 2 प्रकार की गति हैं। और तो अभी बताइए कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण, घूर्णन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपके जवाब को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा घूर्णन। दूसरा प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? पृथ्वी का जो एक मानी हुई कल्पित रेखा है जो ग्लोब के बीचों बीच से इस तरीके से तिरछी निकली हुई है, 2 बिंदुओं से होकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से, तो वो एक अक्ष कहलाती है। इसकी कल्पित रेखा जो हमने मान रखी है ग्लोब पर वो अक्ष कहलाती है। और इसके कक्षीय तल से कितनी डिग्री का वह कोण बनाती है? ऐसे तिरछी जा रही है ऐसे, तो यहाँ पे एक कोण बनता है, तो उसको वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री का, सॉरी 66.5 डिग्री का, 90 डिग्री का, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए सही उत्तर क्या है। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है 66.5 डिग्री का वह कोण बनाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? देखिए हमारा ये ग्लोब है, गोलाकार है, और इसके एक तरफ अगर सूर्य होता है, सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं, मान लो यहाँ से सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और इस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं आती हैं, तो जो ये सूर्य पर गिरने वाली किरणें हैं, यहाँ तो दिन होगा, और यहाँ पर जहाँ सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं रही है ये रात होती है, यहाँ पर रात होती है। तो इसको विभाजित करने वाला एक वृत्त बना हुआ है, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है, ग्लोब भी गोलाकार बनाया है, तो इसका जो वृत्त है वो क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, कक्षीय समतल, प्रादीप्ति वृत्त, विषुवत वृत्त, इनमें से कोई नहीं। तो जो दिन और रात को विभाजित करने वाला वृत्त क्या कहलाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब है प्रादीप्ति वृत्त। क्या कहलाएगा? प्रादीप्ति वृत्त। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? जब एक तो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही थी, अभी पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का भी लगा रही है दीर्घवृत्ताकार में, जो कि हमने जाना था, हमारे एक वीडियो में हमने पढ़ा था पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गतियाँ हैं, उसका जो है लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में डाल दूँगी, तो आप इसको देख लेना जा कर के। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? घूर्णन, परिक्रमण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब है परिक्रमण। जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर जो गति करती है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? हम सब जानते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। 365, 367, 366 और 364। इसका सही जवाब होगा 366। हमने अपनी पिछली क्लास में ये भी जाना था कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरे सूर्य का चक्कर जो है 365 एंड
1/4 में कंप्लीट करती है, इन इतने दिन में कंप्लीट कर लेती है अपना दिन चक्र। लेकिन जो ये 1/4 है हम काउंट नहीं करते हैं, इसके 6 घंटे के बराबर होता है, जो कि हम काउंट नहीं करते हैं, और हर 4 साल बाद इसको गिना जाता है। तो इस कारण लीप वर्ष में कितने दिन हो जाते हैं? 365। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो अभी हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर किस दिन सीधी पड़ती हैं? एक दिन ऐसा होता है कि जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में, इस उत्तरी गोलार्ध में एक कर्क रेखा है, उस पर सूर्य की किरणें जो है सीधी गिर रही होती हैं। तो वो कौन सा दिन होता है? 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 21 जून, 22 जून। तो आपका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही है, 21 जून को। कौन सी दिन 21 जून को जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर किस सीधी पड़ती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था का जो ये अवस्था है क्या कहलाती है, या इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो आप बताइए। दक्षिण अयनांत, उत्तर अयनांत, विषुव, ये सभी। जल्दी से आपका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा उत्तर अयनांत। आप इसको याद रख सकते हैं, 21 जून उत्तरी गोलार्ध में है, तो सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात होती है, तो उत्तर अयनांत ही से कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन छोटी रात वाली अवस्था को क्या कहते हैं? अब वैसी ही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में आती है, तो आप बता सकते हो दक्षिण अयनांत, उत्तर अयनांत, विषुव या सभी। तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण अयनांत, दक्षिण अयनांत। चलिए अभी अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर इन दिनों सीधी पड़ती हैं। कौन कौन से ऐसे दिन हैं जिन दिनों सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त जो है हमारा, जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है, जो अक्षांशीय रेखाएं, जो समानांतर रेखाएं होती हैं, उनमें सबसे बीच की जो वृत्त होता है, वह वृत्त, उस पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो वह कौन से 2 दिन या जितने भी दिन होते हैं, कौन से होते हैं, किन दिनों में पड़ती हैं? 21 मार्च, 23 सितंबर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब है 21 मार्च और 23 सितंबर, दोनों दिन ही ऐसे होते हैं जिस दिन विषुवत वृत्त पर जो सूर्य की किरणें हैं सीधी पड़ती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? हमने देखा था कि उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, उत्तर अयनांत कहलाते हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में जब ऐसी स्थिति होती है तो दक्षिणी अयनांत कहलाता है। और जब पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होने की अवस्था होती है तो उसे क्या कहा जाएगा? दक्षिण अयनांत, उत्तर अयनांत, विषुव या ये सभी? जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब होगा विषुव। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? एक तो ग्लोब होता है, लेकिन जब इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से एक इसकी चपटी सतह पर, किसी भी चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाएगा? ग्लोब, मानचित्र, ग्लोब मानचित्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है मानचित्र। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब वह क्या कहलाता है? जैसे हमारे सभी प्रकार के मानचित्र, जितने भी मानचित्र हैं, और उनको एक जगह रख दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? मानचित्रों का समूह, ग्लोबों का समूह, एटलस, एटलस का समूह। आपका जवाब दीजिए।
इसका सही जवाब होगा एटलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र का प्रकार नहीं है। मानचित्र के कई सारे प्रकार हैं, तो उनमें से जो नहीं है वह हमें बताना है। भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, प्रतिमान मानचित्र। आप इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके सीटेट में एसएसटी टीजीटी वाला जो आपका सीटेट है लेवल 2, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इन प्रश्नों की थोड़ी सी दोहराई करवाई है, रिवीजन ली है हमने। तो जल्दी से आपका उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका सही जवाब है प्रतिमान मानचित्र। हमारा अगला प्रश्न है, मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं। मानचित्र के कुछ घटक हैं जिनकी सहायता से मानचित्र को बनाया जाता है, तो वो कौन कौन से हैं। दूरी, दिशा, प्रतीक या ये सभी। आपका जवाब उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब है सभी। दूरी, दिशा, प्रतीक, ये 3 इसके मानचित्र के घटक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस मानचित्र से हमें पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों की जानकारी मिलती है, कौन से मानचित्र हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए। पर्वतों, पठारों और मैदानों, नदियों, महासागरों की जानकारी देने वाले मानचित्र कौन से मानचित्र होते हैं। राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है, जो पृथ्वी की भौतिक जो आकृतियां हैं उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है। देखो, राज्यों, नगरों, शहरों, गांव, हर एक जो हमारे राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देश और राज्य, उनकी सीमाएं, इनके बारे में जानकारी जिस मानचित्र से हमें प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है राजनीतिक मानचित्र। कैसे मानचित्र होते हैं ये? राजनीतिक मानचित्र। आगे बढ़ते हैं। सड़क, वर्षा, वन, उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र हमने पढ़ लिया। गांवों, शहरों, नगरों, राजनीतिक मानचित्र हो गया। पर्वतों, पठारों और ये सब क्या हो गए, हमारे भौतिक मानचित्र हो गए। तो इस प्रकार के मानचित्र सड़क, वर्षा, वन, उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहेंगे। आपका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। थीमेटिक मानचित्र। क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र। अगला प्रश्न है हमारा, दूरी के बारे में अधिक जानकारी कौन से पैमाने वाले मानचित्र से मिलती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मानचित्र होते हैं, जो कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े पैमाने वाले मानचित्र बनाए जाते हैं, बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं। कुछ पैमाने ऐसे होते हैं जो कि छोटे पैमाने वाले होते हैं। तो इनके बारे में चलो थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, अभी हम जानते हैं छोटे पैमाने वाले मानचित्र और बड़े पैमाने वाले मानचित्र। मान लीजिए कोई हमारा स्थल का जो भाग है 500 किलोमीटर मान ले, और जो कि उसको मानचित्र पर दर्शाने के लिए हमने कितना 5 सेंटीमीटर ही उसका माप लिया है। ठीक है। तो और कई बार हम क्या देखते हैं कि जो हमारी 500 मीटर
यहाँ किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर है। सिर्फ 500 मीटर को ही 5 सेंटीमीटर में दर्शा दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे ये जो पैमाने होते हैं, जो कि ये छोटे पैमाने होते हैं, छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं, और जो ये हमारे यहाँ पर ये 500 मीटर और 5 सेंटीमीटर के रूप में दर्शाया जाता है, तो ये हमारे बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं। क्योंकि इसमें हम 5 जो हमारे 500 मीटर हैं वो हम 5 सेंटीमीटर में अपने मानचित्र पर कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर 500 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर में कवर करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 100 किलोमीटर में। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 100 मीटर होता है हमारा 1 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हम कम जो हमारा स्थल पर जो हमारे पैमाना है, माप है, उसको हम 1 सेंटीमीटर में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 100 किलोमीटर को भी 1 सेंटीमीटर में देख रहे हैं, तो अधिक जानकारी भी हमें यहाँ से मिलती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र ये होते हैं जहाँ पर छोटा पैमाना लिया जाता है अधिक दूरी के लिए। यहाँ पर अधिक दूरी के लिए छोटा पैमाना लिया जा रहा है, और यहाँ पर कम दूरी के लिए एक पैमाना लिया जा रहा है जो कि बड़ा पैमाना लगता है इसके कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप बताइए कि दूरी के बारे में अधिक जानकारी कौन से पैमाने वाले मानचित्र से मिलती है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र से, छोटे पैमाने वाले मानचित्र से, दोनों प्रकार के मानचित्र से, या इनमें से कोई नहीं? आपका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही जवाब होगा बड़े पैमाने वाले मानचित्र हमें अधिक जानकारी प्रदान करते हैं दूरी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए, या ये सभी? आप सब जानते हैं हमारी 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इनकी जो हमारी दिशाएं हैं, कुछ अन्य दिशाएं उप मुख्य दिशाएं ये होती हैं उत्तर, पूर्व, दक्षिण पूर्व, और यहाँ पर हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो हम मुख्य दिशाओं को जानने के लिए क्या करते हैं, एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। उस यंत्र को कहा जाता है दिक्सूचक। तो यहाँ पर सही जवाब इसका सही जवाब होगा मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। जो दिक्सूचक है वह हमें उत्तर और से दक्षिण की तरफ की दिशाओं के बारे में बताता है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ उत्तर है, ये दक्षिण है, तो ये पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा। आगे बढ़ते हैं। भूरे रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो आप एक बार यहाँ देखें, एक बात समझने की ये है कि मानचित्र पर जो है पूरे बड़े जलाशयों को या फिर इनकी पठारों, पर्वतों, पहाड़ों इत्यादि को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का, कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है यहाँ पर, भूरे रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, कुछ अलग कलर के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे हमारा नीला रंग जो है जलाशयों को दिखाता है, हमारा हरा रंग जो है मैदानों को दिखाता है। तो उसी प्रकार जो है भूरा रंग किसे दिखाता है? कमेंट में आप जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा भूरा रंग जो है हमें पर्वतों की जानकारी देता है। जलाशय जो हैं वह नीले रंग से हम डिनोट करते हैं, भूरा रंग पर्वतों के लिए हो जाता है। पीला रंग जो है हमारा पठारों से, पीला पठारों से, और हरा रंग जो है हम बता सकते हैं बिल्कुल मैदानों के लिए, क्योंकि हमारे मैदान जो हैं हरे भरे दिखाई देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जब कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, मानचित्र में हमें पैमाना लेना होता है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर
कई बार 500 किलोमीटर को भी डिनोट कर सकता है, या फिर कई बार हम देख सकते हैं कि 500 मीटर को भी, या फिर 5 सेंटीमीटर कई बार क्या करते हैं 5 किलोमीटर को भी डिनोट कर सकता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि और यहाँ पर हमें बताना है कि जैसे हमारे कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींच दिया जाता है। कई बार हम क्या करते हैं कि हमें किसी जगह के मतलब मान लो कि आपको आपके दोस्त के यहाँ जाना होता है, और आपका एक फ्रेंड है, आपको एक फ्रेंड का हम आपका एक आपके और आपके एक फ्रेंड का कोई कॉमन फ्रेंड होता है मान लो, और आपको उस आपके जो कॉमन फ्रेंड है उसके घर जाना है, लेकिन आपको घर का पता नहीं है, तो आप आपके उस फ्रेंड से पूछेंगे, तो आपको एक वो बिना किसी पैमाने के ही बता सकते हैं ना कि यहाँ से आप यहाँ लेफ़्ट, ये राइट, और यहाँ से बिना किसी पैमाने की सहायता से बस एक कच्चा सा आरेख बना के आपको दिखा सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र, खाका मानचित्र, रेखा चित्र मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा रेखा चित्र मानचित्र। क्या होगा? रेखा चित्र मानचित्र। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न है जो, कई बार हम लोग किसी कमरे की लंबाई व चौड़ाई जानना चाहते हैं, लेकिन उसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। बिल्कुल इतनी छोटी चीज़ को हम मानचित्र में नहीं दिखा सकते हैं। उस समय हम बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पैमाना लिया जा रहा है, लेकिन एक रेखा चित्र खींचा जा सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? रेखा चित्र मानचित्र। यहाँ तो पैमाना होता ही नहीं है, आप सब जानते हो। खाका मानचित्र, दोनों या ये सभी, इनमें से कोई नहीं, सॉरी। तो आप बताइए, इसका सही जवाब होगा खाका मानचित्र। एक खाका बना दिया जाता है कि ऐसे ऐसे इसकी दीवारें इतनी सेंटीमीटर है, और ऐसे इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है? भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल। जल्दी से आपका जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है वह भूमंडल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमंडल किस से बना है? भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का, निकेल एवं लोहे का, सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा, जो हमारा भूमंडल है वह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा अगला प्रश्न। पृथ्वी के स्थलीय भूभागों को किस नाम से जाना जाता है? महासागरों, महाद्वीपों और भूमंडल, ये सभी जो हमारे स्थलीय भूभाग हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है स्थलीय भूभागों को। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर स्थित बड़े जलाशयों, वहाँ पर स्थलीय भूभाग था, यहाँ पर बड़े जलाशयों को किस नाम से जाना जाता है? महाद्वीपों, महासागरों, जलमंडल, भूमंडल। सही जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा महासागरों के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्थल की ऊंचाई को कहाँ से मापा जाता है? यहाँ आएगा कहाँ से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। जहाँ से स्थल की जो हमारी ऊंचाई है उसको मापा जाता है, उस तल को शून्य, वहाँ उस तल से शून्य, उसका तल जो है शून्य माना जाता है। तो उस वो कहाँ से, उस जो हमारे स्थल की जो स्थल की ऊंचाई जो है वो कहाँ से मापी जाती है? समुद्र तल से, भूपर्पटी से, पर्वतों से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा समुद्र तल से, जो कि एक समान होता है। आगे बढ़ते हैं। मिलान करो। ग्रीक भाषा के जो हमारे शब्द हैं कुछ यहाँ पर, जो कि
हमने यहाँ पर अपनी हिंदी भाषा में इनको ऐड किया हुआ है। ये कुछ ग्रीक भाषा के शब्द हैं जिनसे हमारे कुछ हिंदी में अर्थ निकलते हैं, तो आपको मिलान करना है। यहाँ पर हम यहाँ पर मिलान करते हैं। कुछ ग्रीक भाषा के शब्द हैं जो कि उनका हिंदी में अर्थ हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें हमारे द्वारा मिलान करना है कि कौन सा शब्द का क्या अर्थ है। लिथास का अर्थ है पत्थर। एटमॉस्फेयर यानी कि वाष्प। ह्यूडर का अर्थ होता है जल। बायोस का अर्थ है जीवन। तो ये हमारे कुछ ग्रीक भाषा के शब्द थे जिनका हिंदी में अर्थ यहाँ पर हमारे द्वारा मिलान किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? जो हमारा विश्व है और उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। मोरियाना ग्रत जो 11,022 मीटर है। और इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो सही जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है। सबसे ऊंचा शिखर यही है, यह है। और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। मोरियाना ग्रत कौन से महासागर में स्थित है? मोरियाना ग्रत जो है महासागर का एक हिस्सा है, भाग है। और यह सबसे गहरा ग्रत है। क्या है? सबसे गहराई वाला स्थान है। तो ये कौन से महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर। कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपों की कितनी है संख्या? कितनी है? महाद्वीप कितने हैं? 8, 5, 7 या फिर 6? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 हमारे महाद्वीप हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है हमारा? एशिया। कौन सा? एशिया। यह पूरी पृथ्वी पर 1/3 भाग पर फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अभी हमने जाना सबसे बड़ा एशिया है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। जो ये हमारा जो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। यूरेशिया इन 2 महाद्वीपों का संयुक्त भूभाग है। 2 महाद्वीपों के संयुक्त भूभाग का नाम क्या रख रखा है? यूरेशिया। तो ऐसे कौन से 2 महाद्वीप हैं? अफ्रीका एवं यूरोप, एशिया एवं यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया। इनमें से कौन सा सही जवाब है? कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा यूरेशिया। यूरोप और एशिया। यहाँ हम जान सकते हैं एशिया एवं यूरोप का संयुक्त भूभाग, जिसको हम यूरेशिया नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, कौन से महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है जिस महाद्वीप से, उसका नाम है यूरोप। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा
महाद्वीप हमने जाना एशिया है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? बताइए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। सही जवाब होगा अफ्रीका। नहीं, अफ्रीका। हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है अफ्रीका। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वह पूरी तरीके से जो है सबसे छोटा महाद्वीप है और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएं विषुवत कर्क रेखा, मकर रेखा होकर गुजरती है? एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों ही रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो उस महाद्वीप का नाम बताइए। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं जो हैं होकर गुजरती हैं। आगे बढ़ते हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यह कौन से महाद्वीप में स्थित है? जो हमारा सहारा का रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। याद रखना ये भी बात, यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा का रेगिस्तान है। और यह कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। सही जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप में ही क्या है? गर्म रेगिस्तान, ये जो है सहारा का रेगिस्तान स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये किस महाद्वीप की विशेषताएं हैं? जो हमारी नील नदी है वह इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो और चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। उसके बारे में बताइए। एशिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका। तो इसका सही जवाब होगा अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो विश्व है हमारा उसमें तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब दीजिए। ऑस्ट्रेलिया हमें पता है सबसे छोटा है। तो विश्व का सबसे जो तीसरा बड़ा महाद्वीप है वह है उत्तरी अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। पनामा स्थल संधि इन दो महाद्वीपों को एक संक्रीय स्थल से जोड़ती है। ऐसे कौन से दो महाद्वीप हैं जो पनामा जल संधि से जुड़े हुए हैं? एशिया एवं अफ्रीका को, एशिया एवं यूरोप को, उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका को। इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली स्थल संधि कौन सी है? पनामा जल संधि। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ये हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नॉर्गे, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों, एडमंड हिलेरी भी और तेंजिंग नॉर्गे भी। एडमंड हिलेरी जो हैं वह न्यूजीलैंड से संबंधित हैं, न्यूजीलैंड देश से हैं, ठीक है। और जो हमारे तेंजिंग नॉर्गे हैं वो भारत के ही हैं। तो हमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है याद रखने की। तो न्यूजीलैंड और भारत के एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे जो हैं सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व की महिलाओं में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किसने कदम रखा? जो सबसे पहले जो महिला माउंट एवरेस्ट पर पहुंची उनमें
बचेंद्री पाल, जुंको ताबेई, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है जुनको ताबेई, जो कि विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को जो है एवरेस्ट पर कदम रखा था, जो कि कहाँ से संबंधित हैं? जापान से। कहाँ की हैं ये जुंको ताबेई? जापान की रहने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थल का एक संकरा भाग होता है जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, क्या कहलाता है? अभी हमने जाना था पनामा स्थल संधि थी। पनामा क्या थी? एक स्थल संधि थी जो दक्षिण अमेरिका और हमारे उत्तरी अमेरिका को जोड़ती है। तो ऐसे भाग को क्या कहेंगे? जल संधि, स्थल संधि, जल संधि, स्थल संधि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा स्थल संधि, जो स्थलीय भागों को जोड़े, स्थल संधि। आगे बढ़ते हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का क्या नाम है? सिलोन जल संधि, पाक जल संधि, मैकमोहन जल संधि, इनमें से कोई नहीं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। वैसे तो सोचें कि पाक पाकिस्तान, नहीं, लेकिन ये भारत और श्रीलंका के बीच की जल संधि है। आगे बढ़ते हैं। पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, क्या कहलाता है? वहाँ पर स्थलीय जल संधि थी, स्थलीय संधि थी। यहाँ पर जल राशि यानी कि दो बड़े जल राशियों, समुद्र महासागरों आदि को जोड़ता है, तो क्या कहलाता है? स्थल संधि, जल संधि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा जल संधि। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? हमारा जो दक्षिण अमेरिका है उसके पूर्व और पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी महासागर। देखिए, जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा मान लो दक्षिणी अमेरिका है, तो इसके पूर्व में यहाँ पर और पश्चिम में यहाँ पर दो महासागर स्थित हैं। तो पूर्व में स्थित होने वाले महासागर का नाम बताओ और पश्चिम में। तो पूर्व में है अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक। और हमारा जो है पश्चिम में हो गया प्रशांत महासागर स्थित है। तो इस प्रकार सही जवाब होगा अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन सा है जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? हमने जाना था। और सबसे छोटा महाद्वीप भी है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका। सही जवाब दीजिए ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और द्वीपीय महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन से महाद्वीप के मध्य से में दक्षिणी ध्रुव स्थित है? ठीक है, एक ऐसा महाद्वीप भी है जिसके मध्य में बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव है, वह भी दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका। सही जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हमारा वैसे तो बहुत बड़ा महाद्वीप है, लेकिन वहाँ पर जीवन नहीं है, बर्फ़ जमी रहती है, दक्षिणी ध्रुव उसके बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के कौन से शोध संस्थान जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में है? वहाँ पर जीवन है नहीं, तो वहाँ पर शोध संस्थान बहुत सारे देशों ने अपने शोध संस्थान जो है स्थापित कर रखे हैं।
तो वहाँ पर भारत के भी कुछ शोध संस्थान हैं, तो उनमें कौन कौन से हैं? मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, दोनों। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल, 29% भाग स्थल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% जो है से भी अधिक भाग कहाँ पाया जाता है? जो जल है, जल का जो 97% है वो कहाँ पाया जाता है? महाद्वीपों में, महासागरों में, जलाशयों में, नदियों में। तो इसका सही जवाब होगा महासागरों में। कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। और महासागरों का जो पानी होता है बहुत ही खारा होता है, जो कि पीने के योग्य बिल्कुल भी नहीं होता है, मानव के उपयोग में नहीं लाया जाता है। इतना बड़ा भाग होने पर भी वह हमारे किसी काम का नहीं होता है, मतलब हमारे मानव के उपयोग का। और जो शेष जल का जो भाग बच गया है वह कुछ बर्फ़ की परतों यानी कि हिमनदियों या भूमिगत जल के रूप में हमें पाया जाता है। कुछ ही प्रतिशत भाग जो है जल का अलवणीय जल है, जो कि मनुष्य इस्तेमाल करता है। यही कारण है इसका कि जो हमारा पृथ्वी ग्रह है, जो नीला ग्रह कहलाते हुए भी यहाँ पर कई बार क्या होता है? पानी की कमी महसूस होती है। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय जल जो कि हमेशा गतिशील रहता है, तो इसकी गतियाँ कौन कौन सी हैं? महासागरीय जल जो कि हमेशा गतिशील रहता है और इसकी गतियाँ कौन कौन सी रहती हैं? तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, या ये सभी? तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। इसकी महासागरीय जलधारा की जो गतियाँ हैं महासागरीय जल की, वो ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं। महासागरों की संख्या कितनी है? हमने जाना महाद्वीप कितने थे हमारे? 7। कितनी संख्या थी महाद्वीपों की हमारी? 7। और अभी हमें बताना है कि महासागरों की संख्या कितनी है? 6, 7, 5, 4। तो हमारे महासागरों की संख्या जो है 5 है, जो कि इनकी जो बड़े आकार से छोटे आकार का जो इनका क्रम है वो है प्रशांत, सबसे पहले प्रशांत महासागर है, फिर हमारा अटलांटिक महासागर है, फिर तीसरे नंबर पर जो है महासागर है हमारा हिंद महासागर है। हिंद महासागर जो कि हमारे भारत के दक्षिण में है। और हमारा जो सागर जो कि 4th नंबर पर है दक्षिणी महासागर। और हमारा जो 5th नंबर पर हो गया आर्कटिक महासागर। ये इनका क्रम है, बड़े से छोटे के क्रम में। तो हमारे 5 महासागर हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा महासागर होने के साथ साथ यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जिस तरीके से हमारा एशिया 1/3 भाग पर है, उसी प्रकार से महासागर, कौन सा महासागर ऐसा जो 1/3 भाग पर फैला है? और महासागर में, इसी महासागर में क्या है? सबसे गहरा स्थान भी है। और इस महासागर की लगभग आकृति कैसी है? वृत्ताकार है। और इस महासागर का नाम बताना है हमें। तो इसका सही जवाब आपको पता ही लग गया होगा, प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर होने के साथ साथ इसकी आकृति अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार की है, यानी कि इसकी जो आकृति है कुछ इस प्रकार से है, एस आकृति की तरह इसकी आकृति है। तो ऐसा महासागर कौन सा है? उसका क्या नाम है? जल्दी बताएं। इसका सही जवाब बताएं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर। एस आकृति वाला महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं। कौन से महासागर की तटरेखा अनियमित एवं दंतुरित होने के कारण प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करती है? यानी कि बहुत ऐसे
अनियमित है, एक ही रेखा में न होकर अनियमित रूप से है और दंतु दिखाई देती है। तो ऐसी महासागर की जो तट रेखा है वह प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करती है। तो कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका सही जवाब होगा अटलांटिक महासागर ही एक ऐसा महासागर है जो कि व्यापार की दृष्टि से भी बहुत ही व्यस्त महासागर होता है, कहलाता है। यही वो है महासागर है, अटलांटिक महासागर। इसके इस प्रकार के पोताश्रय, प्राकृतिक पोताश्रय पतनों के लिए भी आदर्श स्थिति है। इसी कारण यह एक व्यापारिक रूप से भी व्यस्त महासागर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है, कौन से महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? तो ऐसा कौन सा महासागर होगा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ऐसा महासागर ये है, नाम से ही पता लग रहा है, हिंद महासागर यानी कि हिंदुस्तान के नाम से, भारत के नाम से, इंडिया के नाम से इसका नाम पड़ा है। तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। आगे बढ़ते हैं। बेरिंग जल संधि से जुड़े 2 महासागरों के नाम बताओ। यह कौन कौन से ऐसे 2 महासागर हैं जो बेरिंग जल संधि से जुड़े हुए हैं? अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी महासागर। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही जवाब है आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है आर्कटिक महासागर से बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यह हमारा अगला प्रश्न, वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर तक फैला हुआ है? 1700 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक, 1500 किलोमीटर तक, 1400 किलोमीटर तक। तो इसका सही जवाब होगा 1600 किलोमीटर तक हमारा जो वायुमंडल है वह फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक। अगला प्रश्न है, किन 2 गैसों का 99% भाग वायुमंडल में है? ऐसी 2 गैसें हैं जो 99% भाग वायुमंडल में स्थित है। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड एवं आर्गन। तो हमारा जो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। कुछ जानकारी हम यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की ले लेते हैं। जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो तो प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण होती है सांस लेने के लिए, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है वह हमारे जो प्राणी हैं उनकी जो वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ऊंचाई के साथ आपको बताना है वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, वह घटता है या बढ़ता है या घटता बढ़ता रहता है? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब होगा ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में जो है भिन्नता ये आती है कि वह घटता है। समुद्र तल पर सबसे अधिक इसका घनत्व रहता है हमारे जो है वायुमंडल का, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यह घटता जाता है वायुमंडल का घनत्व। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंचाई के साथ तापमान की स्थिति में कैसा परिवर्तन होता है? अब हमारे तापमान की स्थिति में भी परिवर्तन होता है, लेकिन वह कैसा होता है? अभी घनत्व क्या था? समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है ऊंचाई के साथ
घटता है, यानी कि जितना बढ़ेगा उसका घनत्व घटेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर तापमान की स्थिति भी घनत्व के ही समान है। तो हमारा जब तापमान भी ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा जो तापमान है वह घटता है। आगे बढ़ते हैं। वायु किस ओर बहती है? जो वायु है वह किस ओर बहती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, कभी निम्न दाब व कभी उच्च दाब की ओर। तो सही जवाब का उत्तर दीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्थल, जल तथा वायु के बीच एक सीमित भाग जहाँ जीवन मौजूद होता है क्या कहलाता है? जहाँ पर स्थल, जल, वायु सारे ही चीज़ें होती हैं और एक सीमित भाग होता है, जीवन भी संभव होता है, तो वह क्या कहलाता है? स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल। तो सही जवाब होगा जीव मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, जिसे भूमंडलीय तापन कहते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन। सही जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऐसी गैस है जिसके मात्रा में वृद्धि होने के कारण जो है पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो जाती है, जो कि भूमंडलीय तापन कहलाता है। आज के हमारे क्वेश्चंस यहीं तक थे और आशा करती हूँ आपको ये जो हमारी वीडियो है, हमारे प्रश्न जो थे आपके एग्ज़ाम में मदद करेंगे। आपको इनसे कुछ तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, इतना मैं अवश्य कहूँगी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्रश्न भी पसंद आए होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छे से हुआ होगा। तो आप प्लीज़ आपके सजेशंस जो हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।